देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस हो जाना, कोई चीज़ अपने आप जनरेट हो जाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाना, इंड्यूस हो जाना, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाना। इस चीज को यहां पे हमें क्या करना है, स्टडी करना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले जो हमने स्टडी किया है, देखो इससे पहले हमने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में लिंक नहीं किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग से पढ़ते थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हमने, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अलग से पढ़ते थे, वहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं करते थे। मतलब हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से चीज़ें पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड अलग से पढ़ते थे, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करते थे। अब इस टॉपिक में हमें पता चलेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और इसी के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। आया समझ में? तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखो फैराडे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया सिंपल सा। एक ऐसे वायर का कॉइल बनाया उसने, एक गैल्वनोमीटर लगा दिया ऐसे, और इस कॉइल के सामने उसने क्या किया, एक मैग्नेट को मूव कराया। एक बार मैग्नेट को सपोज इसमें मूव कराया जा रहा है यहां पे। तो जब उसने बार मैग्नेट को इधर मूव कराया, कॉइल की तरफ ले गया, तो पता चला कि इस गैल्वनोमीटर में अपने आप डिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। कहीं से कोई बैटरी नहीं लगी है, बस एक वायर है, और वायर को तुमने किससे कनेक्ट कर रखा है, गैल्वनोमीटर से। कोई बैटरी पहले से नहीं लगी इस सर्किट में, करंट होगा ही नहीं। मगर जब मैं इस मैग्नेट को मूव कराता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है अपने आप। मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराया मैंने, तब भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, मगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। जितना तेजी से मैग्नेट को मूव कराया मैंने, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, करंट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। और जब तक मैं इस मैग्नेट को मूव कराता हूं तब तक तो इसमें करंट मिलता है, मगर मैग्नेट को मूव कराना मैंने बंद कर दिया, एकदम से रोक दिया, तो करंट भी एकदम से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि एक बार मैग्नेट को मूव करा दिया, करंट फ्लो कर गया, उसके बाद मैग्नेट को छोड़ दो, रेस्ट पे आ गया, मगर करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो जाता तो फिर क्या था भाई, एक बार मैग्नेट को मूव करा देते, हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है, लाइफ टाइम के लिए करंट हो जाता फिर तो। मगर ऐसा नहीं मिला, जब तक मैग्नेट को मूव कराते हैं तभी तक करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट तुरंत क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के मेजर कंक्लूजन ये थे, तो हम इन्हीं को पहले नोट करते हैं। सर ये ऐसे कुछ नहीं है कि ये साउथ पोल नॉर्थ पोल का इसमें कुछ नहीं वो। नहीं, साउथ पोल उधर रख लो, नॉर्थ पोल उधर रख लो, तो तब भी करंट फ्लो करेगा। तो अभी तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, साउथ पोल उधर कर दोगे तो जब आगे की तरफ ले जाओगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो फैन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पता लगेगा? अब बताओ, ये मैग्नेट जब मैंने मूव कराया, ये मैग्नेट यहाँ रखा, तो इसने यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रखा है बताओ, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे।
यस बार मैग्नेट की वजह से। और जब मैं मैग्नेट को आगे ले जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है। यहाँ हर जगह यस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। यस सर और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है ना तो वो अपने आप क्या प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें करंट का मतलब, ये करंट कैसे फ्लो हुआ होगा बताओ? अपने आप करंट फ्लो हो गया होगा। जो भी ये वायर है, इस वायर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा ना, तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, और यस सर तभी करंट डेवलप हो रहा है। तो इसमें करंट डेवलप होने का मतलब ही है कि इसके अंदर क्या जनरेट हो गया होगा, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? तो मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब वेरी करते हैं, कहीं पे चेंज करते हैं टाइम के साथ, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगे, चेंज होने लगे, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें करंट है, ऐसे नहीं आया। जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया तो इस वायर के अंदर क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगे और करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया। आया समझ में? बोलो। यस सर तो व्हेन ए बार मैग्नेट मूव इन फ्रंट of a coil, following observations are made। तो पहला तो ये है, when magnet move towards the coil, current flows on it। when magnet move away from the coil, current flows in opposite direction। when magnet move faster, current is large, as soon as magnet move current flows on it। तो जब तक मैग्नेट मूव करेगा तभी तक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा। बताओ, ये चारों ऑब्जर्वेशन क्लियर है सबको? यस सर आगे चलो, बताओ।
देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस एरिया एज्यूम करें तो उससे जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करती थी उसे क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिमिलरली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर एक सरफेस एरिया कंसीडर करें तो उससे जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नोट करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through a surface in a magnetic field region is called magnetic flux. Is called magnetic flux. जैसे हम लोग एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं, एक एलिमेंट्री एरिया मैंने ये लिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इसका एरिया वेक्टर सपोज ऐसे ले लिया मैंने dA, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर मैंने ले लिया B। तो बताओ इस छोटे से एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या लिखूं? बोलो डी फाई क्या लिख सकता हूं? B डॉट DA ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको डी फाई इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं B इंटू DA इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये तुमने एक एलिमेंट्री एरिया से क्या निकाल दिया? फ्लक्स निकाल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर पूरे बड़े सरफेस एरिया से फ्लक्स चाहिए तो फिर इसी को क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, हैं? सरफेस इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो पूरे बड़े सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। कितना क्लियर है? देखो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सपोज, जो कि यूनिफॉर्म है, और कोई भी सरफेस एरिया ले लिया, तो तुम इसमें अब छोटे छोटे पहले एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है, अब तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये जो बड़ा सरफेस है, इस पूरे बड़े सरफेस का क्या निकालो? एरिया वेक्टर, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है। डायरेक्टली इस पूरे बड़े सरफेस से फ्लक्स कैसे लिख सकते हो? B डॉट A से निकाल सकते हो, या फिर B उसमें जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो सकता है उसमें। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यही तरीका लगेगा हमेशा, पहले एलिमेंट्री एरिया से निकालोगे फिर इंटीग्रेट करके पूरे बड़े सरफेस से निकलेगा नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में तुम ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो कि पूरे बड़े सरफेस का क्या ले लिया? एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है तो B, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो इस पूरे बड़े सरफेस से ही क्या निकल के आ गया? फ्लक्स। तो B डॉट A से, या फिर इसको BA इंटू कॉस थीटा से निकाल सकते हो। बोलो
हाँ, ए कॉस थीटा एक तरह से देखा जाए तो प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका जैसे प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे बनेगा। ये प्रोजेक्टेड एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आएगा ये वाला एरिया जो आएगा ये क्या आएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज अगर एक सरफेस एरिया ऐसे हो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, बताओ तो यहां थीटा क्या हो जाएगा 90, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा बताओ 0। और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सरफेस एरिया इस तरीके से ले लिया कि सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया, तब तो फ्लक्स इससे क्या आ जाएगा सबसे ज़्यादा थीटा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या आएगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा b इंटू ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 1 हो जाएगा। बताओ क्लियर इतना। आगे चलूं बताओ। देखो ए यूनिफॉर्म magnetic field in the space b is equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap Tesla. Find the magnetic flux through an area 4 meter square in YZ plane। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था और ऐसे ही फ्लक्स पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है। तो बताओ तुमने जो सरफेस एरिया कंसीडर किया है, हाँ, तो सरफेस एरिया जो हमने कंसीडर किया है वो कौन से प्लेन में है बताओ, वाई जेड प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होना चाहिए, इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो एरिया वेक्टर लिख सकता हूं, इसका मतलब 4i कैप लिख सकता हूं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, निगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो उससे साइन का फर्क पड़ेगा, सिर्फ माइनस आ जाए तो वो साइन तुम्हें डायरेक्शन बताता है कि किधर फ्लक्स पास कर रहा है। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जिधर तुमने एरिया वेक्टर लिया है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है। फ्लक्स अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जिधर एरिया वेक्टर तुमने कंसीडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स पास कर रहा है। तो प्लस माइनस तो केवल ये बताएगा कि फ्लक्स किधर पास कर रहा है। ठीक है ना, जिधर एरिया वेक्टर लिया है उसी के डायरेक्शन में जा रहा है या फिर उसके अपोजिट जा रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड कितना है देखो, 2i प्लस 6j प्लस 3k, तो मुझे लग रहा है इससे फ्लक्स निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर दें, 8 वेबर आ जाएगा। ठीक है ना, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ध्यान रखना। ओके। वेबर वेबर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक दोनों पे वेबर होता है? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ऐसे लिख सकते हो तुम, टेस्ला लिख सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख लो चाहो तो। भाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, इसी को वेबर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलूं। एक सेकंड पिछला पेज कर दो। कर लो सर। आगे चलो, बताओ। यस। स्क्वायर सरफेस एरिया is considered in xy plane and the magnetic field in the space is B is equal to B naught x k cap. Find the magnetic flux linked through the surface. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस बार यूनिफॉर्म है हर जगह? मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, हैं? तो इस बार पूरे सरफेस का से तो एक बार में फ्लक्स नहीं निकलेगा, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स एक छोटे से एलिमेंट्री एरिया से निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? पूरे बड़े सरफेस से निकालेंगे। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि देखो, मैं यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे निकाल लेता हूं, कितने थिकनेस का? dx थिकनेस का। इस एरिया से फ्लक्स निकालेंगे। बताओ इस पतले से स्ट्रिप का एरिया क्या लिखूं? ADX। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, B नॉट XC आ जाएगा, क्योंकि x डिस्टेंस दूर लिया है मैंने, तो B नॉट XC आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एरिया वेक्टर किधर ले सकते हो बताओ? ये जो छोटा सा शेडेड पोर्शन दिख रहा है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस की तरफ ले सकते हैं एरिया वेक्टर भी, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी उधर ही है। तो बताओ इस छोटे से एरिया से फ्लक्स क्या आ जाएगा? तो B इंटू ए इंटू कॉस 0, ऐसा लिख सकता हूं। तो B की वैल्यू कितनी है? B नॉट एक्स, A की जगह स्मॉल a dx, और cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो बताओ ये इस पतले से स्ट्रिप से फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया? बताओ।
अब अगर मुझे पूरे स्क्वायर सरफेस से चाहिए फ्लक्स तो इसी को क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। जीरो से बिल्कुल, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, a तक। देख लो आंसर क्या आ जाता है, तो b नॉट a क्यूब बाई 2 आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये आंसर आना चाहिए। बताओ क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस आगे चलो। यस सर। इस सर्कुलर एरिया of radius r is shown in xy plane. Magnetic field in the space is B is equal to B naught R K cap. Find the magnetic flux through the circular area. स्मॉल आर ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं हर जगह, हैं। तो मैं क्या करूंगा, कैसा एरिया लूं बताओ इस डिस्क में, सरफेस पे डी थीटा ऐसे पतला सा एक रिंग टाइप का ले लूं, ऐसे बताओ। जैसे x डिस्टेंस दूर और dx थिकनेस का ले लिया, ये पतला सा रिंग। तो बता सकते हो इस साइडेड पोर्शन का एरिया क्या लिखूं पहले तो, 2 पाई x dx। एरिया वेक्टर z एक्सिस की तरफ ले सकते हैं इसका। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या लिखूं जहां पे ये एरिया लिया गया है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स x डिस्टेंस दूर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी b नॉट x, और ये भी k कैप डायरेक्शन में है, मतलब z एक्सिस के लॉन्ग है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो इस एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो d फाई क्या लिख सकता हूं, b नॉट x इंटू 2 पाई x dx cos 0 हो जाएगा 1। तो अब पूरे एरिया से अगर फ्लक्स चाहिए तो इसी में x की वैल्यू क्या करूं, बिल्कुल, तो आ जाएगा 2 पाई b नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा कैपिटल R क्यूब बाई 3। ये आ जाना चाहिए आंसर, हैं। क्लियर है सबको, बताओ। यस
आगे चलूं? Yes. Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. फर्स्ट लॉ। तो देखो, जो एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने और उससे जो उसने ऑब्जर्वेशंस किए उन्हीं को उसने किसके फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया? लॉज के फॉर्म में। तो जैसे ये कोई कॉइल है और इसके सामने जैसे हम जब मैग्नेट को मूव कराते थे तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती थी वो इस कॉइल के अंदर से पास करती हैं। बोलो, इसका मतलब क्या है कि बताओ इस कॉइल से क्या लिंक हो जाता होगा? फ्लक्स। और जब मैग्नेट को मूव कराएंगे तो इस कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है उसमें क्या आएगा? चेंजेज आएगा। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर तुम टूवर्ड्स द कॉइल मैग्नेट को ले जाओगे तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा। अवे फ्रॉम द कॉइल अगर मैग्नेट को मूव कराओगे तो फ्लक्स कम होने लगेगा। तो फैराडेज ने यह बताया कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज किया जाए तो फिर उस कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? अपने आप एक इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब उस कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि उस कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हैं? और अगर ये क्लोज लूप के फॉर्म में है तो फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। और ये इंड्यूस करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट को मूव कराना बंद करेंगे तो फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा। और फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो इसका मतलब करंट भी तुरंत जीरो हो गया। आया समझ में? तो इतने को ही फर्स्ट लॉ बोलते हैं। जो इसने ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किए उसी को उसने किसके फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया? लॉज के फॉर्म में। ठीक है ना? तो पहला लॉज यही है कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज किया जाए तो उस कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाता है? एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और ये इंड्यूस ईएमएफ तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स में चेंजेस होगा। आया समझ में? देखो एक्चुअली whenever magnetic flux linked with a coil changes and induced EMF is developed in the coil if the coil is in closed loop, then induced current
is developed in it. Induced current flows in the coil as soon as flux changes. बताओ, क्लियर है स्टेटमेंट सबको? Yes, sir. तो जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होगा तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा या इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, और ये इंड्यूस करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक फ्लक्स में चेंजेस होगा। देखो सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, बोर्ड में कई बार ये पूछा जाता है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लॉज लिखने को आ जाते हैं, फैराडेज लॉज लिखो। सेकेंड लॉ ये बताता है कि इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू को बताता है। तो इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बोला जाए या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए जो डेवलप होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, इस कॉइल से जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? मतलब जितना तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा इंड्यूस ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा, तो करंट भी ज्यादा उतना ही आएगा, है? इसीलिए मैग्नेट को जब तेजी से मूव कराते थे तो फ्लक्स में चेंजेस क्या होता था, ज्यादा तेजी से होता था, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो जाता था, इसीलिए करंट भी हमें ज्यादा मिलता था। ठीक है ना? तो Yes, sir. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड in the coil is directly proportional to rate of change of flux through the coil. इसको E is proportional to d phi by dt लिखते हैं, या फिर E is equal to लिख देते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन तो बेटा डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, वो आगे हमें निकालना आ जाएगा। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अगर पूछी जाए तो किसके इक्वल बोलोगे, डी फाई बाई डी टी। हाँ, वन कांस्टेंट है ना यहाँ पे। तो इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में जो जनरेट होगा उसको लिखते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल लिखेंगे। माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, जो कि हमें लेंज लॉ से निकालना आ जाएगा बाद में। आगे चलूं? डायरेक्शन मतलब क्या है? हाँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो किधर हायर पोटेंशियल होगा किधर लोअर होगा ये बताएगा माइनस साइन। Yes. If the resistance
of coil is capital R, then induced current in the coil तो करंट इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा -1/R और d∅dt बन जाएगा। ये इंस्टैंटेनियस करंट बता रहा है, किसी इंस्टेंट का करंट, और वो जो E था लिखा था वो इंस्टैंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ बता रहा है। देखो, अगर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए किसी टाइम इंटरवल का, तो उस टाइम इंटरवल का टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या कर दो, टोटल टाइम, तो उस टाइम इंटरवल का क्या आ जाएगा, एवरेज ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। टोटल change in flux by total time। एवरेज इंड्यूस करंट निकालना है, तो एवरेज ईएमएफ बाय क्या कर दो, रेजिस्टेंस कर दो, -1/R ΔΦ/ΔT कर दो, तो ये एवरेज करंट आ जाएगा किसी टाइम इंटरवल का। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स linked through a coil is given by phi is equal to t square plus 2t plus 1। Find the induced EMF in the coil at t is equal to 1। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए इसको क्या कर दें, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दें, तो d∅/dt कितना आ जाएगा,
2t+2। अगर हम इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें माइनस लगाने की फिर जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2t+2। अब t=1 पे अगर चाहिए तो इसी में t की जगह 1 डाल दो, तो कितना आ जाएगा 2+2 मतलब आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस कॉइल के अंदर इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। क्या बेटा? अभी उसको सीख जाएंगे, एक एक चीज सीखो पहले। अभी लेंज लॉ आगे पढ़ेंगे तो डायरेक्शन सब कुछ निकालना सीख जाएंगे। क्या पूछेगा? आगे चलो, बताओ। A square loop of wire side length 10 centimeter is placed at angle 45 degree with a magnetic field that changes from 0.1 Tesla to 0 in 0.7 second. The induced current in the loop is resistance of loop given a 1 ohm. ऑप्शन भी गिवन है, जैसे 1 मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, 3.5 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। देखो, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड कितना था बताओ? 0.1 टेस्ला। और स्क्वायर लूप इस तरीके से रखा है कि 45 एंगल बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से। तो मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या होगा फिर? 45। तो शुरू में फ्लक्स कितना लिंक होगा बताओ इनिशियली? बी, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड है 0.1, एरिया जो होगा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है तो साइड का तो 10 की पावर -2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। मीटर स्क्वायर करो हैं। तो शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बना? B की जगह B इंटू एरिया की जगह 10 की पावर -2 और cos 45 आएगा बताओ शुरू में। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर? तो फाइनल फ्लक्स तो क्या आ जाएगा बताओ? 0। और फ्लक्स में चेंजेस जो आया φ1 से लेकर φ2 तक चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, कितने टाइम में? 0.7 सेकेंड में।
तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ पहले निकाल लें, वैल्यू निकालो इंड्यूस ईएमएफ की क्या आएगी, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम इंटरवल कर दो तो इस टाइम इंटरवल का आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये cos 45 हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 और 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 0.7, बताओ आ जाएगा। और अगर करंट चाहिए तो इसी में रेजिस्टेंस से क्या कर दूं बताओ, डिवाइड कर दूं, तो 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 0.7 और बाई 1, देखो कितना आता है ये एम्पियर आएगा भी। √2 की वैल्यू डाल दो, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ वन वन अप्रोक्सीमेटली बना। अच्छा तो 1 मिली एम्पियर बन जाएगा फिर है, इतना करंट डेवलप होगा इसका मतलब। क्लियर है सबको, बताओ ये। ठीक है, आज इतना ही करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। और वैल्यू निकाला है बेटा, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन अभी आगे सीखेंगे निकालना, ठीक है ना। वैल्यू पूछा जाए तो ये बताओगे, और इसमें तो डायरेक्शन के साथ भी निकालोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि ∅2 - ∅1 करोगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी और एक निगेटिव और रहेगा वो पॉजिटिव बना देगा।